लखन, चलो आज फिर उस श्यामू काका के खेत से फल चुराते हैं। उस बेचारे को तो यही नहीं पता चल पाता कि उस फल के बागान से कैसे अपने आप ही फल कम होते जा रहे हैं। हाँ शंभू, चलो, मज़ा आएगा। मुफ्त की चीज़ खाने में बड़ा मज़ा आता है। क्यों विजय, तैयार हो ना चोरी करने के लिए? पिछली बार की तरह श्यामू काका के हाथों से कहीं पकड़ा तो नहीं जाओगे? अरे नहीं पकड़ाऊंगा लखन, वह तो तुम लोग थे जो जानबूझकर हल्ला कर दिए, वरना मुझे कौन पकड़ पाता। अब चलो, ज़्यादा बात मत करो, जल्दी चलते हैं और फल के बागान से कुछ फल चुरा कर आते हैं। हाँ चलो। अरे लखन, तेरे गांव में यार बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए हम यहाँ आ जाते हैं अपने गांव को छोड़कर। यहाँ आकर चोरी करते हैं, थोड़ी शैतानी करते हैं तो मज़ा आता है। हमारे गांव में तो कुछ भी नहीं है। उसमें क्या है, जब तुम दोनों को यहाँ आने का मन करे तो आ जाया करो। अब चलो और कुछ और मज़ा करते हैं, गांव में घूमते हैं और देखते हैं कि हमारे लायक क्या है और मज़ा करने के लिए चीज़। अरे यह लखन, यह इन बदमाशों के साथ में घूमता रहता है। इन दोनों बदमाशों को कुछ तो करना है ही नहीं। हमारे गांव के लड़के को बदमाश बनाने में लगे हुए हैं। वैसे अभी तो लखन के स्कूल का समय है, तो यह यहाँ पर घूम फिर क्यों रहा है? एक तो ऐसे भी 12वीं में 4 बार फेल हो गया है, फिर भी इसे कोई शर्म नाम की चीज़ नहीं है। आज फिर जाकर इसके पिताजी को बताता हूँ कि उनका लड़का लखन पड़ोस गांव के 2 बदमाशों के साथ में आज गांव में फिर घूम रहा था। अरे वह देखो, मटका सूखने के लिए रखा है। चलो देखते हैं किसका निशाना सही लगता है और कौन सबसे ज्यादा मटके फोड़ता है। लगता है कोई आ रहा है, चलो चलते हैं यहां से। मैंने बेचने के लिए मटके बनाकर रखे थे, पता नहीं इन मटकों को किन बदमाशों ने फोड़ दिया। चलो आज भी किसी के घर के दीवार को काले रंग से गंदा करते हैं। आज नहीं यार, आज के लिए इतना काफ़ी है। चलो अब मैं घर जाता हूँ। घर पर देर से जाऊँगा तो पता नहीं फिर से पिताजी डांटेंगे। अरे कुछ देर और रुक जा, उसके बाद फिर चले जाना। कौन सा जल्दी जाकर क्या काम करेगा? वैसे भी तो तू आराम ही करेगा घर जाकर। हाँ थोड़ी देर रुक जा, आज वैसे भी बहुत मज़ा आ रहा है। चलो ठीक है। यार सरजू, गांव में काम की बड़ी कमी है। गांव में कोई भी रुपए कमाने का साधन ही नहीं है। हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन कर भी क्या सकते हैं? अब हमारी किस्मत में यही लिखा है तो हमें यही चीज़ भुगतना ही होगा। नहीं सरजू, किस्मत में हमारे यह नहीं लिखा है। हम चाहे तो अपनी किस्मत बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे? इस गांव में तो कोई रोजगार के साधन ही नहीं है, ना ही इस गांव में बिजली है, और सरकार भी हमारे इस गांव में कोई ध्यान नहीं देती। और रही बात सरपंच की, तो वह तो बिल्कुल ही लालची आदमी है। वह बस अपने ही बारे में सोचता है, उसे गांव वालों से कोई लेना देना नहीं है। ऊपर से हमारे गांव में पानी की भी कमी है। यहाँ कुएं तो बहुत है और उन कुओं में पानी तो है, लेकिन वह इतनी ज़्यादा गहराई में है कि उस पानी को निकाल कर खेती करना बड़ा मुश्किल है। अगर बिजली होती तो पंप लगाकर हम आराम से पानी निकाल लेते और अपने मन मुताबिक कोई ना कोई खेती कर लेते, लेकिन बिजली ना होने की वजह से हम उन कुओं से भी पानी नहीं निकाल पाते। बस हम अपने ज़रूरत के लायक ही पानी निकाल पाते हैं, क्योंकि कौन उतनी गहराई से पानी बार बार निकाल के खेती करने का काम करेगा। इसलिए जितना ज़रूरत है उतना ही पानी निकालते हैं कुएं से। अब इतने सारे परेशानियों के बाद में तुम कहोगे कि हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं, तो मुझे तो कहीं से नहीं लग रहा कि हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं।
मेरे पास एक तरकीब है। क्यों ना हम शहर जाकर काम करते हैं, वहाँ से कुछ रुपए कमाकर गांव भेजेंगे। यह काम तो कर ही सकते हैं ना। हाँ, बस हमें यह परेशानी होगी कि हमें अपने परिवारों को छोड़कर इस गांव से दूर जाना पड़ेगा और अलग अपने परिवार से रहना पड़ेगा शहर में काम करने के लिए। हाँ, यह बात तो तुम सही कह रहे हो। अगर इस गांव से बाहर निकलेंगे तभी हमारी किस्मत बदलेगी। अगर हम शहर में रहकर कुछ रुपए कमाकर गांव भेजें तो हमारे परिवार की ज़रूरतें भी पूरी होंगी। तो क्यों ना हम लोग शहर चलते हैं काम की तलाश में। हाँ, सही कह रहे हो, लेकिन इस बारे में थोड़ा सोचना होगा और अपने परिवार से भी बात करनी होगी। लेकिन यह चीज़ तो हमने पहले भी सोचा था कि हम शहर जाकर काम करेंगे, लेकिन सिर्फ हम सोचते ही रह गए, कभी शहर के बाहर हम गए ही नहीं। नहीं सरजू, इस बार तो हम पक्का इस गांव से बाहर जाएंगे और शहर में जाकर कोई ना कोई काम जरूर करेंगे। अब इस बार सोचा है तो पक्का जाएंगे इस गांव से बाहर और शहर जाकर काम करेंगे। तो बताओ कब तक चलेंगे? इस बार हम देरी नहीं करेंगे। ऐसा करते हैं, हम 2 दिन में ही शहर के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि जितना हम देर करेंगे उससे फिर हमारा मन फिर बदल जाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी इस गांव से बाहर चलते हैं। ठीक है, तो हम 2 दिन बाद शहर के लिए निकलेंगे। अच्छा, मुझे आप लोगों से एक और बात कहनी थी। पता नहीं कौन है जो हमारे गांव के घरों के दीवारों में काले रंग से दीवारों को गंदा करके चले जाते हैं। हाँ, यह चीज़ कुछ महीनों से चल रहा है। जब गांव सुनसान रहता है तो इस समय में ही पता नहीं कौन है जो बदमाशी कर रहे हैं। इस तरह का कई लोगों के घर में काले रंग से कुछ भी लिख देते हैं या काला रंग का धब्बा लगाकर भाग जाते हैं। हाँ, मैंने भी सुना है काफ़ी दिनों से कि कुछ लोगों के घर में अपने आप ही घर के दीवारों में काले कलर के धब्बे बन जाते हैं। यह कोई न कोई है जो शरारत कर रहा है। अब पता नहीं कौन है, लेकिन जब यह हमारे हाथ लगेगा तो बहुत मार खाएगा। अच्छा सरजू, एक बात कहनी थी। तुम्हारा लड़का लखन, उसे आज मैं फिर खेतों में घूमते देखा था, वह भी उन 2 बदमाश लड़कों के साथ में जो पड़ोस के गांव में रहते हैं, शंभू और विजय। लेकिन मेरा लड़का तो आज स्कूल गया है, तुमने कैसे देख लिया? नहीं सरजू, वह स्कूल नहीं गया है। मैंने देखा, वह खेत की ओर घूम रहा था, वही 2 लफूटों के साथ। इस लड़के को मैंने कई बार समझाया उन 2 लड़कों के साथ में मत घूमा कर, लेकिन यह मेरी बात मानता ही नहीं है। एक तो 12वीं में 4 बार फेल हो गया है, उसके बाद भी इस लड़के को कुछ समझ आता ही नहीं। अगर यह ऐसी हरकत करेगा तो पता नहीं इसे कौन नौकरी देगा। एक तो ऐसी ही रोजगार की कमी है, ऊपर से यह इतना आलसी है कि बस घर में जाकर लेटा रहता है, न पढ़ाई करता है न घर का काम करता है। आज तो इसे मैं सबक सिखाकर ही रहूंगा। अब वह सब छोड़ो, 2 दिन बाद हमें शहर जाना है, यह तो पक्का है ना? हाँ हाँ, पक्का है। हम सब तैयार रहेंगे और 2 दिन बाद शहर की ओर निकल जाएंगे। विमला, बच्चे कहाँ हैं? लखन तो स्कूल गया है, गीता घर का काम कर रही है और मोहित भी अभी स्कूल में ही है। अब उसकी छुट्टी होने का समय हो गया है। मोहित और लखन दोनों आ ही रहे होंगे। तुम्हें कैसे पता कि लखन स्कूल गया है? अब घर से तो स्कूल जा रहा हूँ बोलकर निकलता है। अब बाहर जाने के बाद वह स्कूल जाता है कि बस बाहर घूमता रहता है, यह तो मुझे नहीं पता। आज मुझे फिर बिरजू ने बताया कि लखन को उसने खेतों की ओर अपने 2 दोस्त शंभू और विजय के साथ में घूमते हुए देखा। यह लड़का भी ना इतनी बार समझाया था कि उन लड़कों से दूर रहा कर, वह लड़के ठीक नहीं हैं।
लेकिन यह हमारी बातें मानता ही नहीं। वह उन्हीं के कहने पर स्कूल नहीं जाता और दिन भर बस इधर से उधर घूमता रहता है। आने दो आज इसको सबक सिखाता हूँ। यह झूठ बोलकर घर से निकलता है कि स्कूल जा रहा हूँ और दिन भर लफूटों की तरह इधर उधर भटकता रहता है। एक तो ऐसे भी रोजगार की कमी है, हम बड़े मुश्किलों से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इस लड़के को समझना चाहिए कि हम उसका कितना भला कर रहे हैं। जाकर देखे कि दूसरे बच्चों को तो पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता। आने दो आज इसको सबक सिखाता हूँ। विमला, एक बात कहनी थी। मैं और कुछ गांव वाले सोच रहे हैं कि गांव छोड़कर हम शहर में जाएं। क्यों जी, गांव छोड़कर क्यों शहर जाना चाहते हो? तुम तो जानती ही हो, गांव में रहकर उतनी कमाई नहीं हो पाती कि जितने में घर का गुजारा हो पाए। इसलिए थोड़े ज़्यादा रुपए कमाने के लिए मैं और कुछ लोग सोच रहे हैं कि शहर जाकर काम करें। तो वहां जाकर कहाँ काम करोगे? पहले से आपने कोई काम खोज रखा है? काम खोजकर तो नहीं रखा है, हम वही जाकर कुछ दिन रुकेंगे और काम खोजेंगे। कुछ ना कुछ काम तो हमारे लायक मिल ही जाएगा। तब तो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि हमारे गांव से कई सारे लोग शहर उसी उम्मीद से गए थे कि उन्हें शहर में कोई ना कोई काम मिल जाएगा। और यह तो बात तुम भी जानते हो, वह लोग फिर बिना काम के ही वापस गांव लौट आए। हाँ, वह तो है, लेकिन सिर्फ यही सोचकर गांव में ही रहूं कि शहर में काम नहीं मिलता, तो यह तो सिर्फ हाथ पर हाथ धर के बैठना ही हो जाएगा। थोड़ा अपने तरफ से हम अगर प्रयास करें, थोड़े हाथ पांव अगर हम चलाएं, तो क्या पता हमें शहर में इस बार कोई ना कोई काम मिल जाए। हाँ, ठीक तो कह रहे हो तुम, लेकिन एक बात याद रखना, अगर महीने भर में कोई काम ना मिले तो तुरंत आ जाना, क्योंकि वहाँ रहने का, खाने का जो खर्चा है और घर का किराया होगा, उसमें तुम्हारे बेफिजूल के रुपए उड़ेंगे। अब इतना तो मुझे भी पता है, मैं थोड़ी ना वहाँ कोई छुट्टी बिताने जा रहा हूँ। अगर मुझे महीने भर में कोई काम नहीं मिला तो मैं चुपचाप गांव आ जाऊंगा और यही काम करूंगा जो पहले काम कर रहा था इस गांव में रहकर। काश हमारे गांव में बिजली होती। बिजली होती तो हम कुएं की गहराई से पानी निकालकर आराम से खेती करते, कुछ ना कुछ सब्जी उगाते, फल उगाते, जिससे हमें एक अच्छी आमदनी भी हो जाती। लेकिन यहाँ तो बिजली की कोई सुविधा ही नहीं है, और कौन उतने कुएं की गहराइयों से पानी बार बार बाल्टी से निकालकर पेड़ पौधों को पानी देगा। बड़ी मुश्किल से तो हम अपने रोजमर्रा की ज़रूरत की चीज़ों के लिए सिर्फ पानी निकाल पाते हैं। खेती के लिए पानी निकालना, यह तो बहुत ही बड़ी कष्ट की बात है। हाँ, तुम तो सही कह रही हो। यह हमारे गांव का सरपंच भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता हमारे गांव की तरक्की में। अगर कैसे भी करके बिजली की सुविधा गांव में ला देता तो बच्चों की पढ़ाई भी रात में आराम से होती और कुछ रोजगार भी पैदा होता। और जो सबसे बड़ी बात अच्छी होती हमारे गांव वालों के लिए, वह होती कि उस बिजली का इस्तेमाल करके पानी निकालकर खेतों में डालते और खूब फल सब्जियां उगाते। अब छोड़ो यह सब बात, हमें यह ध्यान देना है कि हमारे हाथ में क्या है। वह सब चीज़ तो सरपंच के हाथ में है। अब वह जैसी सुविधा हमें देगा हम चुपचाप ले लेंगे, अगर वह कोई सुविधा नहीं देगा तो भी हम चुपचाप रहेंगे। लखन, आज स्कूल में सब ठीक ठाक तो था ना? क्यों माँ, ऐसा क्यों पूछ रही हो? सब ठीक तो है ना? पढ़ाई अच्छे से तो हो रही है ना? हाँ, पढ़ाई तो अच्छे से हो रही है। आप अचानक से ऐसा क्यों पूछ रही हो माँ? नहीं, बस इसलिए
क्योंकि हमने तेरी 12वीं के लिए पूरी फीस पहले ही जमा कर दी है, यही सोचकर कि तू अच्छे से पढ़ेगा। लेकिन तेरी बातों को सुनकर तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में है। यह किसने कह दिया कि मेरा ध्यान पढ़ाई में नहीं है? क्योंकि घर पर तो हम तुझे पढ़ते हुए देखते ही नहीं। अब हम यही सोचकर बैठते हैं कि शायद स्कूल जाकर पढ़ता होगा, लेकिन हमें पता चला है कि तू अब स्कूल भी नहीं जा रहा है। यह किसने कह दिया कि आपको कि मैं स्कूल नहीं जाता? और कितना झूठ बोलोगे? मैं क्या झूठ बोल रहा हूं? यही कि तुम स्कूल जाते हो। क्यों झूठ कह रहे हो हमसे? हमारे पड़ोस में रहने वाले बिरजू, उन्होंने बताया कि तुम आज खेतों में उन 2 बदमाशों के साथ घूम रहे थे। तुम्हें एक बार कोई बात समझ नहीं आती कि वह दोनों लड़के दूसरे गांव के हैं। वह सिर्फ यहाँ बदमाशी करने आते हैं। हमारे गांव के कोई भी लोग उन 2 लड़कों को पसंद नहीं करते, लेकिन तू उन्हीं के साथ में ही घूमता रहता है। किसी दिन वह दोनों लड़के तुझे अच्छा गलत फंसाएंगे, तब तुझे समझ आएगा। उनका क्या है, वह तो यहाँ से बदमाशी करके अपने गांव चले जाते हैं। लेकिन अगर तू कभी फंस गया बदमाशी करते इसी गांव में, तो तेरी तो बेइज्जती होगी ही, साथ ही साथ पूरे परिवार की भी बेइज्जती होगी। किसने कह दिया कि मैं बदमाशी करता हूं? हम तो सिर्फ घूम रहे थे। क्या घूमना बदमाशी होता है? पिछले बार हमने देखा है कि तुम उन लोगों के साथ में घूमते हो और बदमाशी करते हो, और मैं उस पुरानी बात को दोबारा नहीं निकालना चाहता कि कैसे तू उन दोनों लड़कों के साथ में सेठ की फल के बागान में चोरी करते पकड़ाया था। वह तो सेठ अच्छे आदमी थे, इसलिए उन्होंने इस बात को दूसरों तक नहीं फैलाया। लेकिन सेठ ने मुझे आकर समझाया जरूर कि अपने लड़के लखन को समझाओ। मुझे इतना बेकार लगा उस सेठ के सामने। तुझे क्या पता कि परिवार की इज्जत क्या होती है? तेरा भी जब एक दिन परिवार होगा, तेरे भी बीवी बच्चे होंगे, तब तुझे समझ आएगा कि परिवार की इज्जत क्या होती है। और तुझे पता तो है ना कि तू 12वीं में 4 बार फेल हो गया है। अब क्या 5वीं बार फेल होने का इरादा है? अगर तू इसी तरह से पढ़ाई करता रहेगा तो तुझे कोई अपने साथ नौकरी में नहीं रखेगा। तू मेरी तरह ही इस गांव में बस खेती करता रह जाएगा। हम तुझे इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि तू पढ़ाई लिखाई कर, शहर में जाकर अच्छी नौकरी कर सके, ताकि तू अपना भविष्य बना सके और अपने परिवार की देखभाल भी अच्छे से कर सके। तो आपने क्यों पढ़ाई छोड़ दी? आप क्यों नहीं पढ़े? आप पढ़ाई लिखाई करके क्यों शहर जाकर नौकरी नहीं किया? क्यों इस गांव में रहकर मजदूरी कर रहे हैं? आपको किसने रोका था? अपनी जिंदगी में तो कुछ नहीं किया और अपने सपनों को मेरे ऊपर थोप रहे हैं। देख रही हो विमला, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। एक तो गलती भी कर रहा है और मुझे अकड़ भी दिखा रहा है। तुझे शर्म नहीं आती लखन, इस तरह से अपने पिताजी से बात करके? हम सब कितना मेहनत मजदूरी करके तुझे पढ़ा लिखा रहे हैं और तू इधर आवारागर्दी कर रहा है। और जब हम तुझे समझा रहे हैं तो तू हमसे ही बदतमीजी कर रहा है। अगर गलती किया है तो गलती मान लेने में क्या है? हम तो तेरे अच्छे भविष्य के बारे में ही बता रहे हैं। हमने तेरी 12वीं की फीस को कैसे तैसे करके एक साथ पूरे के पूरे जमा कर दी, ताकि आधे बीच में कहीं पैसों की तंगी की वजह से तेरी 12वीं की पढ़ाई न रुक जाए। इतना सब करने के बाद भी तू इस तरह से लफूटबाजी करता रहेगा और तू कहेगा कि हम बस चुपचाप सहते रहे? तो यह तो गलत है। हमने रुपए दिए हैं, हम तेरा अच्छा भविष्य चाहते हैं, तो हम तो तेरी भलाई के लिए बोलेंगे ही, भले तुझे यह बात अच्छी लगे या ना लगे। हाँ तो बोलते रहो, मुझे नहीं सुनना आप लोगों की बात। यह लड़का भी ना हम लोगों की कोई बात नहीं मानता। डर लगता है कहीं उन बदमाशों के साथ में रहकर कुछ गलत काम न कर दे। मुझे मेरे तीनों बच्चों में से अब मेरे छोटे बेटे मोहित पर ही थोड़ी उम्मीद है, क्योंकि वही थोड़ी पढ़ाई अच्छी करता है। वही बड़ा होकर
हमारे गांव को संभालेगा। और रही बात हमारी बेटी गीता की, तो वह तो घर का कामकाज अच्छे से करती है। बस 4-5 सालों में उसकी भी शादी हम कर देंगे। अब छोड़ो इस लखन की बात। हमने अपने तरफ से जो अच्छा हो सके हमने किया, और हम आगे भी करते रहेंगे। अब लखन ऐसे ही जीवन जिएगा तो इसका परिणाम उसे ही भुगतना होगा। अच्छा विमला, तो मैं कह रहा था कि मैं 2 दिन बाद शहर जाऊंगा, और तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना अच्छे से। अगर मुझे वहाँ कोई काम मिल गया तो मैं हर 10-15 दिनों में रुपए भेजवाता रहूँगा। हाँ जी ठीक है, आप अपना ख्याल रखना। काम ना मिले तो ज़्यादा तनाव मत लेना। हम गांव में ही वापस से कुछ काम करके अपना जीवन चला लेंगे। गीता, तुमने घर की साफ सफाई और बर्तन तो मांज लिए ना? हाँ माँ। ऐसा करो, खाना बनाने के लिए सब्जियां काट दो, और सब्जी काटने के बाद सरपंच यहाँ जाकर हमारे घर की कुछ सब्जियों को दे देना। हाँ माँ। अरे आओ गीता, क्या लेकर आई हो? कुछ सब्जियां लेकर आई हूँ, माँ ने भिजवाई है। अरे यह सब सब्जियां क्यों लाकर हमें देते रहते हो? तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारे पिताजी सरपंच है, और उन्हें खुश रखने के लिए सारे गांव वाले कुछ ना कुछ सामान तुम्हारे यहाँ तुम्हारे पिताजी के लिए भिजवाते रहते हैं, ताकि तुम्हारे पिता खुश रहे और ज़रूरत पड़ने पर गांव वालों की मदद करे। इसलिए लोग ये सब भिजवाते रहते हैं, वरना कौन तुम्हारे पिताजी से दुश्मनी ले। हाँ, मेरे पिताजी बड़े लालची हैं, लोगों से हमेशा कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं, और गांव के लोग भी उनका कोई विरोध नहीं करते, चुपचाप बस उनकी बात मान लेते हैं। अब छोड़ो वह सब बात, और बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई तो अच्छी चल रही है। मेरा छोटा भाई मोहित, वह हर दिन आकर मुझे कुछ न कुछ पढ़ाता रहता है। उसकी मदद से मैं अब पढ़ना लिखना सीख गई हूँ, और वह अब अपने स्कूल की लाइब्रेरी से हर हफ्ते कोई ना कोई नई किताब मेरे पढ़ने के लिए लाता रहता है। सच बताऊं तो वसुधा, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे घर वाले मेरी पढ़ाई के खिलाफ हैं। उन्हें लगता है कि लड़कियों के पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, आखिर बड़े होकर लड़कियों को तो चूल्हा चौका ही संभालना है। यही हाल तो मेरा भी है। मेरे पिताजी भी मुझे पढ़ाते ही नहीं हैं, ना ही स्कूल भेजते हैं, बस दिन भर घर का काम करने के लिए कहते रहते हैं। और वह तो भला हो तेरा और तेरे छोटे भाई का, जो तू अपने छोटे भाई से पढ़ती है, वह तू मुझे आकर हर दिन पढ़ा जाती है। तेरी वजह से मैं भी पढ़ना लिखना सीख गई हूँ। चल बता, आज क्या पढ़ेंगे? कल मेरे छोटे भाई मोहित ने मुझे कुछ गणित के सवालों को हल करना सिखाया है, वही मैं आज तुझे सिखाऊंगी। हाँ ठीक है। मोहित, तू स्कूल से छुट्टी होने के बाद इतनी जल्दी घर क्यों चला जाता है? थोड़ी देर मेरे साथ खेलता क्यों नहीं है? क्या घर में कुछ काम रहता है? हाँ यार गौरव, तुझे तो मैंने पहले भी बताया था, मैं घर पर जाकर कुछ समय दीदी को भी पढ़ाता हूँ। जो भी मैं स्कूल में पढ़कर जाता हूँ तो मुझे याद रहता है, वही चीज़ मैं
तुरंत जाकर दीदी को भी बता देता हूँ ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊं। तू अपनी दीदी को क्यों पढ़ाता है? क्या तेरे माँ पिताजी तेरी दीदी को स्कूल नहीं भेजते? नहीं गौरव, मेरे माँ पिताजी दीदी के पढ़ाई के सख्त खिलाफ है। उनका मानना है कि दीदी स्कूल जाकर क्या करेगी। पढ़ाई लिखाई लड़कियों का काम नहीं है। उन्हें तो सिर्फ घर का चूल्हा चौके का काम ही करना चाहिए। मेरे घर में माँ पिताजी और लखन भैया तीनों को नहीं पता है कि मैं दीदी को चुपचाप छुप छुप कर खाली समय में पढ़ाता हूँ। अगर पता चल गया तो वह तो हम दोनों को बहुत पीटेंगे। हाँ, यह बात तो तुम सही कह रहे हो। हमारे गांव में आज भी कई परिवार ऐसे हैं जो अपनी लड़कियों को पढ़ाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अब हम कर भी क्या सकते हैं? वैसे जो काम तुम कर रहे हो अपनी दीदी के लिए, यह बहुत ही अच्छा काम है। और मेरी वजह से मेरी दीदी की पढ़ाई तो होती ही है। साथ ही साथ मेरे दीदी के पढ़ने के बाद अपनी सहेली जो सरपंच जी की बेटी है ना, वसुधा दीदी, उनको भी पढ़ाती है। यह तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुझे मेरी भी कभी ज़रूरत पड़े तो मुझे भी बताना। हाँ ज़रूर। अच्छा, तुझे याद है ना, 1 महीने बाद स्कूल की फीस जमा करनी है? हाँ याद है। इस बार समय से पहले जमा कर देना फीस। पिछली बार की तरह लेट करके फीस जमा नहीं करना। पिछली बार तुझे कितनी डांट पड़ी थी, इस बार ऐसा मत करना, वरना अगर इस बार तुमने लेट किया तो हेडमास्टर तुझे स्कूल से निकाल देंगे। हाँ, इस बार सही समय में ही फीस जमा कर दूंगा। अब गौरव, घर चलते हैं, बहुत लेट हो रहा है। हाँ मोहित, चलो घर चलते हैं। कैसे हो रोहित भैया? और मोहित, स्कूल से आ रहे हो? जी भैया। और मोहित, पढ़ाई कैसी चल रही है? जी भैया, पढ़ाई तो अच्छी चल रही है। अगर पढ़ाई में कुछ समझ ना आए तो मुझसे ज़रूर पूछना। जी भैया, मुझे तो जब भी कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मैं तो आप ही के पास आ जाता हूँ। मुझे पता है कि मेरे पड़ोस में रहने वाले भैया मेरा हमेशा मदद करेंगे। मेरे पिताजी भी हमेशा आपकी तारीफ करते रहते हैं कि पड़ोस में रहने वाला रोहित बड़ा ही होनहार है। पिताजी मुझे कहते हैं, जब भी कोई पढ़ाई में परेशानी हो तो पड़ोस में रहने वाले रोहित भैया से पूछ लेना। और एक तरफ मेरे भैया हैं, उन्हें तो पढ़ाई के नाम से ही चिढ़ होती है। ना तो वो खुद पढ़ते हैं, ना ही वो दूसरों को पढ़ने देते हैं। अगर मेरे भैया भी अच्छा पढ़ते तो मैं उन्हीं से ही कुछ न कुछ सवाल पूछ लिया करता। लेकिन वह तो पढ़ाई में खुद ही इतने गधे हैं कि 12वीं में 4 बार फेल हो गए हैं। मोहित, ऐसा नहीं है कि लखन अगर पढ़ाई में गधा है तो हर चीज में ही गधा होगा। क्या पता वह किसी और चीज में मुझसे भी ज्यादा माहिर हो। कभी भी किसी व्यक्ति को किसी एक काम को देखकर गधा या होशियार नहीं समझना चाहिए। हर एक की अपनी अपनी क्षमता होती है। कोई किसी एक काम में माहिर है तो कोई किसी दूसरे काम में माहिर हो सकता है। हाँ भैया, आप सही कह रहे हैं। क्या पता मेरे लखन भैया की किस्मत में कुछ और ही लिखा हो। ठीक है तो रोहित भैया, मैं चलता हूँ, मुझे अपनी दीदी को पढ़ाना है। ठीक है मोहित। यह क्या कर रहे हो तुम दोनों? गीता, तुम्हें मैंने मना किया था ना पढ़ाई करने से। तुम पढ़ाई करोगी तो घर का काम कौन करेगा? चलो यहाँ से। आइंदा से तुम मुझे यहाँ पर पढ़ाई करते हुए कभी दिखी तो मैं तुम्हारे हाथ पांव तोड़ दूंगी। इससे पहले भी मैंने तुझे समझाया था कई बार कि तू लड़की है, तुझे पढ़ने लिखने का कोई हक नहीं। आखिर तुझे बड़े होकर
चूल्हा चौका ही तो संभालना है। पढ़ लिख कर क्या करेगी? मैं तो बस खाली समय में थोड़ा ऐसी पढ़ लेती हूँ। तुझे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर तुझे लग रहा है कि तेरे पास और खाली समय है और काम करने का कुछ नहीं, तो मुझे आकर बता। मैं कोई ना कोई काम खोजकर तुझे दे दूंगी, लेकिन तू पढ़ाई का काम बिल्कुल नहीं करेगी। माँ, अगर गीता दीदी थोड़ा पढ़ लेगी तो क्या होता है? कोई रुपए तो लग नहीं रहे। मैं जो स्कूल में पढ़ रहा हूँ उसी को मैं दीदी को आकर बता देता हूँ। इससे मेरी पढ़ाई भी और अच्छी हो जाती है और दीदी को भी कुछ जानने को मिल जाता है। और वैसे भी दीदी तो अपने खाली समय में पढ़ रही है। सारा काम तो घर का दीदी कर ही चुकी है। अब वह अपने खाली समय में खेले कूदे या घूमे या पढ़ाई करे, वह तो दीदी की मर्जी है। अब इस तरह से दीदी पर क्यों दबाव बनाती है कि वह हमेशा काम ही करते रहे? मोहित, अब तू ज़्यादा बोलने लग गया है। तुझे क्या पता कि लड़कियों के ज़्यादा पढ़ लेने से लड़कियां कितना ज़्यादा बात करने लगती है, अपने बड़ों को उल्टा जवाब देती है। और जो लड़कियां अपनों से बड़ों को जवाब देती है वैसी लड़कियों को कोई पसंद नहीं करता। और तू अभी छोटा है, तुझे नहीं पता कि समाज में लोग क्या कहते हैं। कल कोई ऊंच नीच हो गई तो जवाब तो हमें ही देना पड़ेगा। और बेटा, तू क्यों अपनी दीदी के ऊपर समय व्यर्थ में गंवा रहा है? जा, तू अपनी पढ़ाई कर। हमारे तीनों बच्चों में से हमें तो सिर्फ तुझ पर ही भरोसा है। तू ही है जो पढ़ाई में बहुत अच्छा है। बाकी तेरा लखन भैया तो बस लफुटबाजी करता रहता है। और अगर तू अपना समय अपनी दीदी को भी देगा तो फिर तेरी पढ़ाई कब होगी? हम नहीं चाहते कि तेरी पढ़ाई बर्बाद हो, इसलिए हमारी बात मान, अपनी पढ़ाई में ध्यान दे, दीदी को पढ़ाने में ध्यान मत दे। चलो गीता, अंदर खाना बनाने का समय हो गया है। अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी खाली समय नहीं दूंगी। अब तो घर का सारा काम तुम ही करोगी। बच्चों, अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। मैं अब शहर के लिए निकल रहा हूँ। जैसे ही मेरी कमाई शुरू हो जाएगी मैं तुरंत ही तुम लोगों को रुपए भेज दूंगा। लखन, मेरे जाने के बाद में घर का तुम्हें ही ख्याल रखना है और मैं तुमसे विनती करता हूँ कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और उन दो बदमाश लड़कों से दूर रहो। मैं अभी नहीं रहूँगा यहाँ, तो तुम ऐसा नहीं कि मेरी गैर हाजिरी में तुम फिर से वही हरकत करो और उन बदमाशों के साथ में पूरे गांव भर में बदमाशी करते रहो। बेटी, तुम भी अपनी माँ का ख्याल रखना और घर का काम अच्छे से करना। मोहित बेटा, तुम अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से ध्यान देना। मैं तुम्हारे स्कूल की फीस तुम्हें जल्दी भेज दूंगा। मुझे पता है कि अगले महीना तुम्हारे फीस की जमा करने की तारीख है। मैं समय से पहले ही तुम्हारी फीस मैं तुम्हें भिजवा दूंगा। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना। अगर कोई काम ना मिले तो चिंता मत करना, चुपचाप गांव वापस आ जाना। वहां शहर में बेफिजूल में भटकने की कोई जरूरत नहीं। अरे शुभ शुभ बोलो। अब शहर जा रहा हूँ तो यही सोचकर ही जा रहा हूँ कि मुझे कोई एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अच्छा, तो मैं चलता हूँ।
आंटी जी, मैंने लखन को आज उन दो लड़कों के साथ में खेतों में घूमते देखा। वह क्या स्कूल नहीं जा रहा है? अरे क्या बताऊं रोहित बेटा, यह लखन ना हमारी बात मानता ही नहीं। आज ही उसके पिताजी उसे सवेरे बोल कर गए थे उन दोनों बदमाश लड़कों के साथ मत घूमना और अपने पढ़ाई पर ध्यान देना। लेकिन यह लड़का आज भी स्कूल नहीं गया और गांव में घूम घूम कर आवारागर्दी कर रहा है। आने दो इसे, आज तो इसे खूब सबक सिखाऊंगी। रोहित बेटा, तुम भी लखन से बात किया करो ना। तुम्हारी संगत में रहेगा तो उसका भी कुछ भला होगा। तुम तो पढ़ाई में अच्छे हो ही, क्या पता तुम्हारे साथ बात करके उसे भी पढ़ाई में थोड़ा मन लगने लगे। मैं हमेशा ही उसके साथ बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन पता नहीं वही मुझसे हमेशा दूर रहता है। अब जो किस्मत में लिखा होगा वह तो हमें सहना ही होगा। ठीक है रोहित बेटा, तुम जाओ। लखन, तुम कहाँ घूम रहे थे? तुम्हें उससे क्या? तुम अपना काम करो ना। मैं क्या तुम्हें कोई काम करने से रोक रहा हूं जो तुम मेरे काम में अड़ंगा डाल रहे हो? नहीं लखन, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस तुम्हारा भला चाहता हूं, इसलिए तुमसे पूछ रहा था। क्या भला चाहते हो? तुम तो सिर्फ अपनी तारीफ चाहते हो, और तुम्हें तो पता है ही कि मेरे माँ पिताजी तुम्हारी कितनी तारीफ करते हैं, और कई बार मुझे तुम्हारी वजह से भी डांट पड़ती है। तुम्हें तो इन्हीं सब चीजों में ही मजा आता होगा। नहीं लखन, ऐसा नहीं है। अरे जाओ, झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है। यह ज्यादा पढ़ाई करने वाले लोग सबसे ज्यादा मतलबी होते हैं, और आइंदा से मेरे रास्ते में मत आना। लखन, आज तुम फिर स्कूल नहीं गए? नहीं माँ, मैं तो स्कूल गया था। किसको झूठ बोल रहे हो? मुझे रोहित ने आकर सब बताया कि तुम खेतों में उन दो लड़कों के साथ फिर से घूम रहे थे। तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती? आज ही तुम्हारे पिताजी शहर गए हैं ताकि वह वहां से कुछ रुपए कमाकर हमें भेज सके और हमारा घर का खर्चा चल सके, और तुम उनकी गैर हाजिरी में वापस से पुरानी हरकतों को चालू कर दिया। तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती? तुम घर के बड़े लड़के हो, तुम्हें तो ठीक से रहना चाहिए। तुम्हें देखकर तुम्हारे छोटे भाई बहन क्या सीखेंगे? हम तुम्हें बड़ी उम्मीद से मेहनत करके पढ़ा लिखा रहे हैं ताकि तुम कुछ अच्छा नौकरी कर सको और अपना और हमारा, हम सभी का जीवन अच्छी तरह से देखभाल कर सको। माँ, अब रो मत, मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूंगा। मुझसे गलती हो गई। अब मैं अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दूंगा। यह रोहित का मैंने क्या बिगाड़ा है जो मेरे घर आकर मेरी शिकायत कर रहा है? इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। कल देखता हूं इसे। चलो, आज लोगों के घरों के दीवालों में काला रंग लगाते हैं। हाँ शंभू, चलो, लेकिन ध्यान से, कोई देख ना ले, वरना अगर एक बार हम किसी के हाथ में पकड़ा गए तो हमारी तो खैर नहीं, पूरे गांव वाले मिलकर पीटेंगे। हाँ हाँ, चिंता मत करो। अरे रुको, जरा वहां देखो, मेरा पड़ोसी रोहित आ रहा है। मैं पहले इसे सबक सिखाऊंगा। अरे उसे जाने दो, उसे क्यों परेशान कर रहे हो? हम लोग अपना मजा करते हैं। अरे तुम लोगों को नहीं पता, यह मेरे घर पर जाकर मेरे माँ पिताजी से मेरी शिकायत करता रहता है। अभी मेरे पिताजी शहर गए हुए हैं, तो कल मेरी माँ घर पर अकेली थी, तो इस रोहित ने मेरी माँ के पास में ही मेरी शिकायत कर दी, और मेरी माँ रोने लगी, और रो रो कर उनका तो बुरा हाल हो गया था। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। आज तो इसे सबक सिखाकर ही रहूंगा।
कहाँ जा रहे हो रोहित? हमारे साथ खेलोगे नहीं? मैंने समझाया था ना कि इन लोगों के साथ में मत रहो, यह सिर्फ तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं। कौन मेरा फायदा उठा रहा है यह मुझे अच्छी तरह से पता है। तुम्हारी वजह से कल मेरी माँ रो रही थी, तुमने जाकर मेरी शिकायत मेरी माँ से करी थी ना। तुम्हारी माँ मेरी वजह से नहीं रो रही थी, वह तुम्हारी इन हरकतों की वजह से रो रही थी। तुम्हें तो सबक सिखाना ही होगा। ये लो। यह तुमने क्या कर दिया? अब यह काला रंग तुम्हारे कपड़ों से कभी नहीं निकलेगा। तुम्हारे यह कपड़े खराब हो गए, अब तुमको नया कपड़ा ही लेना होगा। आइंदा से अगर मेरे रास्ते में आए, तुम्हारे साथ हर बार यही हरकत करूंगा। तुम एक दिन अपने इन हरकतों से पछताओगे लखन। तुम जिन लड़कों को अपना दोस्त बोल रहे हो, एक दिन तुम्हें जरूर फंसाएंगे, और ऐसी बुरी तरह फंसाएंगे कि तुम इस गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। हाँ, चल जा यहां से। मुझे पता है कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त कौन है। बड़ा सुकून मिला इसे मजा चखा के। चलो दोस्तों, लोगों के घर में काला रंग पोतते हैं। हरी, यह कौन है जो लोगों के दीवारों पर काला रंग पोत रहे हैं? यह तो सरजू का लड़का लखन है। अच्छा, तो यह उन दो बदमाश शंभू और विजय, जो कि पड़ोस के गांव के लड़के हैं, उनके साथ में मिलकर हमारे गांव के लोगों के घरों के दीवारों में काला रंग यही लोग मिलके लगा रहे थे। मैं अभी जाकर दूसरे लोगों को जल्दी से बुला लेता हूँ और इन तीनों को रंगे हाथ पकड़वाता हूँ। वह देखो, वह तीन बदमाश लड़के, जिसमें हमारे गांव का लड़का लखन भी शामिल है, ये तीनों मिलकर ही गांव के लोगों के दीवारों में काला रंग लगा रहे हैं। चलो जल्दी से इन्हें रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। लखन, गांव वाले आ रहे हैं। लगता है उन्होंने हमें इन दीवारों को काला रंग पोतते हुए देख लिया है। चलो भागो यहाँ से। अरे, यह तो बहुत बुरा हो गया। चलो यहाँ से जल्दी भागो। पकड़ो उन तीनों लड़कों को, वो भाग ना पाए। आखिर आज असली गुनाहगार पकड़ा ही गया। वह दोनों तो भाग ही गए, लेकिन क्या होता है, हमारे गांव का लड़का जो उन बदमाशों का साथ दे रहा था, उसे तो हमने रंगे हाथ पकड़ ही लिया। तो तुम ही थे लखन, जो गांव में लोगों के घरों के दीवारों में काला रंग पोतने का काम करते थे। आज तुम्हें हमारे गांव के लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। हम कई महीनों से परेशान थे कि कौन है जो गांव के दीवारों में काला रंग पोत रहा है। तुम यहां मानते हो कि लोगों के घरों में तुमने ही काला रंग पोता है? जी हाँ, मैंने ही अपने उन दोनों दोस्तों के साथ, शंभू और विजय, उनके साथ मिलकर ही यह सब काम किया करता था। तुम्हें यह काम करके शर्म नहीं आती थी? लोगों के घरों को गंदा करके तुम्हें क्या मिलता था? तुम्हारे इस काले रंग पोतने की वजह से लोगों का खर्च भी बढ़ जाता था, क्योंकि काला रंग पोतने के बाद उन दीवारों में उन्हें वापस से नया रंग पोतना पड़ता था, ताकि उनका घर साफ सुथरा दिखे। तुम सोचो, लोगों को इन सब चीजों से कितनी परेशानी होती थी। तुम इससे पहले भी और भी कई सारी बदमाशी करते हुए पकड़ाए हो, जैसे कि लोगों के घरों का मटका फोड़ देना, तो कभी फलों के बागान से फलों की चोरी करना। और हमने उस समय भी तुम्हें रंगे हाथ पकड़ा था और तुम्हें बोला था कि आइंदा से ऐसा मत करना, लेकिन तुम सुधरे नहीं, तुम और ज्यादा बदमाशी करने लग गए। लेकिन इस बार हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इस बार हम तुम्हें सबक सिखाकर ही रहेंगे। अब से तुम्हारी सजा यह है कि तुम पूरे गांव में हर दिन साफ सफाई का काम करोगे, और जितने भी लोगों के घर को
तुमने गंदा किया है, उनके घरों के दीवारों में नई पुताई का खर्च भी तुम उठाओगे और पुताई करने का काम भी तुम ही करोगे। सरपंच जी, रहम करिए। मेरे लड़के की सजा पूरे परिवार को क्यों दे रहे हैं सरपंच जी? आपको तो पता है कि लखन के पिताजी आपकी मदद हमेशा करते हैं। आप कम से कम लखन के पिताजी का ख्याल रखते हुए मेरे लड़के को सजा सुनाइए। हमारे पास रुपए की कमी है और लखन के पिताजी रुपए कमाने के लिए ही शहर गए हैं। गांव की सफाई और लोगों के घर की पुताई करने का काम वहां तक तो सही है, लेकिन उनके पुताई का खर्चा अगर आप हम पर डाल देंगे तो हम तो जीते जी मर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो बड़े मुश्किल से घर चलाने के लिए ही रुपए हैं। अब अगर लोगों के घर की पुताई का खर्चा भी हम उठाएंगे तो हमारा घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। कुछ रहम करिए सरपंच जी। सजा तो कम नहीं होगी। जो मैंने सजा सुनाई है वह लखन को भुगतना ही है। हाँ, हम एक सुविधा दे सकते हैं कि जो खर्च है पोताई करने की वह हम उसके लिए हम उधारी दे सकते हैं, लेकिन उस पुताई के खर्चे को आपको थोड़े थोड़े करके चुकाने होंगे। ठीक है सरपंच जी, यह हमें मंजूर है। आप लोग पुताई का खर्चा दे दीजिए, हम उस खर्चे को धीरे धीरे करके आप लोगों को चुका देंगे। तो यह सजा तय रही कि अगले दिन से लखन पूरे गांव की सफाई करेगा और जिन जिन घरों में इसने काला रंग पोता है उन घरों की पोताई भी लखन करेगा और उस पुताई का खर्च हम सब अभी मिलकर दे देंगे, लेकिन आगे चलकर उन सारे पोताई के खर्च को लखन के परिवार को हम सबको वापस लौटाना होगा। क्या बेटा, तूने ये क्या कर दिया? हमने तुम्हें कई बार बोला कि उन बदमाश दोस्तों से दूर रहो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, लेकिन तुमने हमारी एक भी बात नहीं सुनी। आज तुमने पूरे गांव वालों के सामने हमारा सर शर्म से झुका दिया। अब तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहे। मुझे माफ़ कर दो रोहित, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुमने मुझे समझाया था, लेकिन मैंने तुम्हारी एक बात भी नहीं मानी। मुझे माफ़ कर दो। कुछ नहीं होता लखन, वो तुम्हारी गलती नहीं थी। तुम दिल के अच्छे हो। वो दो बदमाश लोग हैं जो तुम्हें बुराई के रास्ते में ढकेल रहे थे। और रही बात तुम्हारी गलती की, तो वो तुम सुधार सकते हो। वो कैसे? तुम अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे अंक लाकर दिखाओ। हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं पढ़ाई के लिए समय कैसे निकालूं? यहाँ तो मुझे गांव में सजा के तौर पर हर दिन पूरे गांव की सफाई की सजा मिली है। गांव की साफ सफाई में मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा ताकि तुम्हारा काम जल्दी हो जाए और फिर तुम अपने स्कूल की पढ़ाई भी आराम से कर लोगे। तो तुम मेरे साथ गांव की सफाई में मदद करोगे? हाँ, वैसे भी साफ सफाई करना कोई बुरी बात तो है नहीं, लेकिन ये साफ सफाई की सजा हमें कब तक सहनी होगी? ये कुछ महीने ही रहेगी। अगर तुम अच्छे से गांव की साफ सफाई करोगे तो ये सजा शायद 1 से 1.5 महीने में ही खत्म कर दे। लेकिन मेरी पढ़ाई भी तो अच्छी नहीं है। मैं कितना भी पढ़ लूं, मेरे ज्यादा अंक आते ही नहीं। उसकी चिंता तुम मत करो, मैं तुम्हें हर रोज पढ़ाया करूंगा। फिर देखना, तुम कुछ ही हफ्तों में पढ़ाई में होशियार हो जाओगे।
सरजू के लड़के को सजा सुनाकर दिल को बड़ा सुकून मिला। क्यों सरपंच जी, सरजू ने आपका क्या बिगाड़ा है? अरे सरजू से मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है। मैं उन सभी को अपना दुश्मन मानता हूँ जो खुले और आजाद सोच के हैं। मतलब? तुम बताओ, मैं अपने गांव में ज्यादा तरक्की के लिए काम क्यों नहीं करवाता? ताकि सभी गांव वाले आपके गुलाम बने रहें। हाँ, बस इसीलिए। अगर लोगों को सुविधाएं मिलने लग गई तो ये आवाज उठाने लगेंगे और फिर हम जैसों का घर कैसे चलेगा? मैंने इसीलिए जानबूझकर गांव में बिजली की कोई व्यवस्था नहीं रखी है, क्योंकि अगर बिजली आएगी तो लोग रात में भी पढ़ेंगे, रेडियो सुनेंगे, टेलीविजन देखेंगे। ये सारी चीजें इस्तेमाल करने के बाद अपना दिमाग चलाएंगे, जो कि मेरे लिए हानिकारक है। अब रही बात सरजू और उसके साथ शहर गए कुछ साथियों की, तो उनसे मेरी दुश्मनी इसलिए है क्योंकि वो मेरे दिए हुए काम को छोड़कर जा रहे हैं और शहर जाकर नई नई चीजें सीखेंगे और वही सब चीजों को यहाँ गांव में वापस आने के बाद में लोगों को सिखाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। और लोग अगर जागरूक हो गए तो फिर हम जैसे लोग ज्यादा दिनों तक अपना दबदबा नहीं बना पाएंगे। ये तो आपने बहुत दूर की बात सोच ली सरपंच जी। दूर की बात सोचता हूँ, इसलिए तो मैं आज तक सरपंच बन के बैठा हूँ। क्या हुआ माँ? क्या सोच रही हो? बस अपनी फूटी किस्मत के बारे में सोच रही हूँ। एक तरफ तेरे पिता भी रुपए नहीं भेज रहे हैं, दूसरी तरफ तेरे भाई लखन ने भी पूरे गांव में हमारी नाक कटा दी, और तीसरी तरफ ये हमारे खेत, जहाँ कुआं तो है और उसमें पानी भी है, पर इतनी गहराई में है कि उस पानी को कौन बार बार निकाल कर खेती किसानी करे। अगर गांव में बिजली होती तो एक मोटर लगाकर आसानी से जितना चाहे उतना पानी निकाल लेते, पर हमारे इस गांव में बिजली भी नहीं है। अगर खेती कर पाते तो हमारी पूरी परेशानी आसानी से हल हो जाती। तुम चिंता मत करो माँ, आगे कुछ न कुछ अच्छा ही होगा। उसी की ही तो उम्मीद लगाकर बैठी हूँ बेटा। सरजू, हमें यहाँ आए लगभग 20 दिनों से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन अब तक हमें कोई काम नहीं मिला है। हाँ, मैं भी वही सोच रहा था कि हमें इस शहर में अभी तक कोई काम नहीं मिला है, और ऊपर से इस कमरे का किराया और हमारे खाने का ऊपर से खर्चा हर रोज हो रहा है। मैंने अपनी पत्नी से वादा किया था कि 15 दिनों में अगर कोई कमाई होगी तो रुपए जरूर भेजूंगा। पता नहीं वो वहाँ अपना खर्चा कैसे चला रहे होंगे। मोहित, क्या सोच रहे हो? कोई परेशानी है क्या? हाँ गौरव, कल मैंने अपनी माँ को बहुत परेशान देखा। क्यों, क्या हुआ? वही घर की परेशानी, पिताजी का शहर से रुपए न भेजना, दूसरी तरफ भैया के कारण पूरे गांव में नाम खराब करना, और तीसरा हमारे खेतों में पानी ना होना।
खेतों में पानी ना होना? मतलब ये कि कुआं है, पानी भी है, पर पानी को निकालने का कोई साधन नहीं है। अगर कोई साधन होता तो हम आसानी से खेती करते और उस खेती से खूब रुपए कमाते। उन रुपयों से हमारी पूरी परेशानी हल हो जाती। कुछ तो सोचना होगा। अगर बिजली होती तो बहुत अच्छा होता। फिर आसानी से पानी वाला पंप चलाकर पानी निकाल लेते। अगर हम बिजली खुद ही पैदा कर पाते तो कितना अच्छा होता। मुझे तुम्हारी इस बात से एक तरकीब आ रही है। क्या तरकीब? हमने अपने विज्ञान के बुक में पवन चक्की के जरिए बिजली बनाने के बारे में पढ़ा था। हाँ, पढ़ा तो था, लेकिन वो तो सिर्फ किताबों में पढ़ा था। असलियत में हमने कहाँ देखा है पवन चक्की? अरे नहीं देखा है तो क्या हुआ? किताब पढ़कर पवन चक्की बनाने की कोशिश तो कर सकते हैं। हाँ, कर तो सकते हैं, लेकिन उसके बारे में हम पढ़ेंगे कहाँ? और इस पवन चक्की को हम दोनों मिलकर नहीं बना सकते। हमें और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, वो तो है, लेकिन वो तो आगे की बात है। पहले हमें पवन चक्की कैसे बनाना है उसके बारे में जानना होगा। तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम्हारे पड़ोस में जो रोहित भैया रहते हैं उनसे बात कर लो। वो तो पढ़ाई में होशियार भी हैं। वो तुम्हारी मदद इसमें ज़रूर करेंगे। हाँ, ये तुम सही कह रहे हो। मैं उन्हीं से जाकर बात करता हूँ। रोहित भैया, मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ मोहित, बताओ क्या पूछना था। भैया, मुझे ये जानना था कि पवन चक्की कैसे काम करती है, वो कैसे बिजली पैदा करती है, और ये भी जानना था कि पवन चक्की अगर हम बनाना चाहे हम उसे कैसे बनाएं। पवन चक्की बनाने का तरीका तो मैं अच्छे से नहीं जानता। हाँ, लेकिन पवन चक्की किस सिद्धांत से बिजली बनाती है वो जरूर बता सकता हूँ। हाँ, बताइए। तुम्हें मोटर और जनरेटर में अंतर पता है? नहीं पता है भैया। मोटर और जनरेटर में अंतर ये है कि मोटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और जनरेटर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इसका मतलब अगर लोगों के घरों में जो फैन वाला मोटर होता है जो बिजली से चल रहा है उसे हम जनरेटर की तरह उससे बिजली बना सकते हैं? नहीं, घरों में जो मोटर इस्तेमाल होता है वो इंडक्शन मोटर है। उससे तुम सिर्फ बहुत कम मात्रा में लगभग 1 से 2 वोल्ट की बिजली जनरेट कर सकते हो। इसके पीछे कारण ये होता है कि घरों में जो मोटर है उसके रोटर में मैग्नेट नहीं होता, जिसकी वजह से वो मोटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करता। अगर हम मोटर के रोटर में मैग्नेट लगा दें तो वो जनरेटर की तरह काम करेगा और यही जनरेटर के ऊपर अगर फैन लगा के घुमाए तो फिर यही जनरेटर बिजली बना के देता है और यही कहलाता है पवन चक्की। तो भैया, हम घर पर पवन चक्की कैसे बनाएं? अब ये कैसे बनता है ये तो मुझे नहीं आता। हाँ, लेकिन इसे बनाने का तरीका तुम्हें स्कूल की एक किताब में ज़रूर मिल जाएगा। उस किताब का नाम है साइंस एक्सपेरिमेंट फॉर होम। धन्यवाद भैया, मैं कल ही जाकर उस किताब को ले आऊँगा और उससे पढ़ कर मैं पवन चक्की बनाना सीखूंगा। वैसे तुम क्यों ये सब कर रहे हो? इससे तुम्हें क्या मिलेगा? भैया, हमारे गांव के तरक्की ना होने का जो कारण है वो है इस गांव में बिजली का ना होना। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने घर के लिए एक पवन चक्की बनाऊं, जिससे मैं घर में एक बल्ब जला सकूं और पानी वाला पंप चलाकर कुएं से पानी निकाल सकूं, ताकि हम अपने खेतों में खेती कर सके और रुपए कमा सके। अगर ऐसा हो गया तो बाकी गांव वाले भी इस तरकीब को अपनाएंगे
और अपनी तकदीर बदलेंगे। ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही मोहित। मैं भी तुम्हारा इस काम में साथ दूंगा, क्योंकि ये तुम्हारे अकेले से नहीं हो पाएगा। और जो भी सामान की जरूरत पड़ेगी वो भी हम कम दामों में पास के एक कबाड़ के दुकान से मिल जाएंगे। ये तो बढ़िया है। और इस काम में तुम्हारे लखन भैया भी तुम्हारा साथ देंगे। उन्हें ये सब पसंद नहीं है, उन्हें सिर्फ घूमना फिरना पसंद है। नहीं मोहित, तुम्हारे लखन भैया अब बहुत सुधर गए हैं। वो अब पढ़ाई भी कर रहे हैं अच्छे से। अगर मैं उसे हमारे इस काम में मदद करने बोलूं तो वो आराम से हमारी मदद करेगा। अगर ऐसा है तो ये तो अच्छी बात है। मैं कल ही स्कूल से वो बुक लाऊंगा और हम सब मिलकर पवन चक्की बनाएंगे। ठीक है। मोहित, तुमने इतने रुपए कहाँ से लाए? अरे, माँ ने मेरी स्कूल की फीस के लिए ये रुपए जमा करके रखे थे और मुझे ये फीस स्कूल में जमा करने के लिए दिए थे। लेकिन मैं स्कूल में फीस जमा करने के बजाय मैं इसे अपने इस काम में लगा रहा हूँ। अरे पागल है क्या? स्कूल की फीस नहीं जमा करेगा तो स्कूल वाले तुझे स्कूल से निकाल देंगे। अरे निकालने दो। अभी स्कूल जाने से ज़्यादा ज़रूरत का काम मेरा यहाँ पवन चक्की बनाना है, क्योंकि ये मेरी कई सारी परेशानियों को हल कर देगा। हाँ, ये तो तुम सही कह रहे हो। आप आ गए शहर से? हाँ विमला, मैं आ गया। मैंने बोला था ना, अगर मुझे वहाँ कोई काम नहीं मिलेगा तो मैं वापस आ जाऊँगा। और मुझे वहाँ कोई भी काम नहीं मिला। हमने वहाँ बहुत काम तलाशा पर कोई काम नहीं मिला, इसलिए हम सब वापस आ गए। अब आप दुखी मत होइए। यहाँ रहकर आप जो काम कर रहे थे वही काम आप फिर से करिए। भले ही रुपए कम मिल रहे हैं, पर कम से कम आप हमारे साथ तो रहोगे। हाँ विमला, तुम लोगों से दूर रहकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब गांव आने के बाद बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा, मुझे एक और बात पता चली जिसे सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। गांव वाले बता रहे थे कि लखन ही था जो गांव के घरों को काले रंग से गंदा कर रहा था, और इसमें उसका साथ उसके 2 बदमाश दोस्त दे रहे थे। और गांव वालों ने लखन को रंगे हाथ भी पकड़ा। क्या ये बात सही है लखन? हाँ पिताजी, मैं अब थक गया हूँ तुमसे। ना मैं अब तुम पर हाथ उठाऊंगा और ना ही तुम्हें समझाऊंगा और डांटूंगा। बस मैं आज से और अभी से मैं तुमसे बात करना बंद करता हूँ। नहीं पिताजी, ऐसा मत करिए। मैं अब सुधर गया हूँ और गांव वालों ने भी तो मुझे सजा दी है पूरे गांव की सफाई करने की। पिताजी, मुझे माफ़ कर दो। मेरे साथ ऐसा मत करिए। माँ, आप कुछ समझाइए ना। तुम्हारे पिता सही कह रहे हैं। जाओ विमला, मेरे लिए खाना बनाओ। मुझे बड़ी जोरों की भूख लग रही है। मोहित, तुमने अपने माता पिता को बताया कि तुम्हें स्कूल की फीस नहीं जमा करने की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया है? नहीं गौरव, मैंने अपने माता पिता को इस बारे में कुछ नहीं बताया है। वो वैसे भी दुखी हैं और मैं ये सब बता के उनको और दुखी नहीं कर सकता। वैसे भी बस अब कुछ ही दिनों में
हमारी पवन चक्की तैयार हो जाएगी और जब पवन चक्की बिजली पैदा करेगी तो उससे हम पानी वाला पंप चलाकर कुएं से पानी निकालकर माँ पिताजी को दिखाएंगे। तब देखना मेरे माता पिताजी बहुत खुश हो जाएंगे और मैं बस वही चाहता हूँ। लेकिन मैं हर दिन स्कूल जाने के बहाने घर से निकलूंगा पर स्कूल नहीं जाऊंगा। और तुम भी याद रखना, गलती से किसी को मेरे स्कूल से निकालने की बात मत बता देना। मुझ पर भरोसा रखो, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगा। मोहित, आखिरकार तुम्हारा सपना पूरा हुआ। तुमने अपने घर और खेत के लिए एक पवन चक्की बना ही ली। ये सब मेरे अकेले से नहीं हो पाता, वो तो आप सबने मेरा साथ दिया, तब जाके ये पवन चक्की मैं बना सका। अब बस इसे चला कर देखना है। भैया, क्यों ना माँ पिताजी को भी बुला ले और उन्हें भी ये दिखाएं। हाँ, ये तो अच्छी बात है। तुम ऐसा करो, तुम जाके माँ पिताजी को बुला लाओ, फिर उन्हीं के सामने इसे चला कर देखेंगे। हाँ भैया, मैं अभी जाता हूँ। माँ पिताजी, मुझे आप लोगों को कुछ बात बतानी है। वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम्हारा स्कूल में पढ़ाई कैसा चल रहा है। पढ़ाई तो अच्छा चल रहा है पिताजी। और तुमने स्कूल की फीस तो जमा कर दी ना। हाँ पिताजी। तुम्हें झूठ बोलने में शर्म नहीं आती? कैसा झूठ पिताजी? तुम सच बोलो, तुम सच में स्कूल जाते हो? हाँ पिताजी। फिर झूठ? तुम्हें तो सबक सिखाना ही होगा। नहीं पिताजी, मुझे मत मारिए। मैं तुम्हारे स्कूल गया था, वहां पता चला कि तुम्हें तो स्कूल से कई दिनों पहले ही निकाल दिया गया है, वो भी स्कूल की फीस जमा नहीं करने की वजह से। अब बोलो, मैं झूठ बोल रहा हूं कि तुम झूठ बोल रहे हो? इस घर में मुझे तुमसे ही बस उम्मीद थी, क्योंकि तुम पढ़ाई में अच्छे हो, लेकिन ये हरकत कर तुमने साबित कर दिया कि तुम भी अपने बड़े भाई जैसे हो। लेकिन मैं तुम्हें सुधार के रहूंगा। बताओ, स्कूल की फीस तुमने क्यों जमा नहीं की? रुकिए पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? तुम चुप रहो। तुम्हारे वजह से ही ये लड़का भी बिगड़ गया। ये अब तुम्हारी तरह स्कूल नहीं जाता। पता नहीं इसने स्कूल की फीस कहाँ उड़ा दी। एक तो हमारे घर में गरीबी छाई हुई है, ऊपर से तुम दोनों भाई मिलकर हमें और बर्बाद करने में तुले हो। रुकिए पिताजी, मैं मानता हूं कि मैं गलत हूं, लेकिन मेरे छोटे भाई ने कोई गलती नहीं की। उसे मारने से पहले ये एक बात जान लीजिए, मोहित ने स्कूल की फीस कहाँ खर्च की। चलिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि मोहित ने अपने स्कूल की फीस कहाँ खर्च की। मोहित ने अपने स्कूल की फीस इस पवन चक्की को बनाने में खर्च की, ताकि इससे बिजली बने और इस बिजली का इस्तेमाल करके कुएं से पानी पंप के जरिए पानी निकाल सके और उससे खेती कर सके, और खेती से हम खूब रुपए कमाएंगे और साथ ही साथ घर पर भी रात में बिजली से बल्ब जला सकेंगे और उसकी रोशनी में हम रात में भी आसानी से पढ़ सके। आपने बिना सोचे समझे मोहित पर हाथ उठा दिया। कहीं ना कहीं मैं भी मोहित और हमारे पड़ोसी रोहित, इन दोनों की वजह से सही रास्ते में आ पाया हूं। आपको लगता है ना कि मैं पढ़ नहीं सकता, तो मैं आपको बता दूं कि इस बार की 6 माही परीक्षा में मैंने 60% अंक हासिल किए हैं। अगर मैं इसी लगन से पढ़ता रहूं तो 12वीं की परीक्षा मैं 60% से ज़्यादा अंक लाके 12वीं पास कर लूँगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ मोहित के बनाए पवन चक्की को चला के और कुएं से पंप के जरिए पानी निकाल के। रोहित, पंखे में लगे तार को खोलो।
अरे, ये तो सच में कुएं से पानी निकलने लगा। हाँ विमला, अब हम इससे आसानी से खेती कर सकेंगे और रुपए कमाएंगे। मुझे माफ कर दो मोहित बेटा, मैंने बिना सोचे समझे तुम पर हाथ उठाया। हमें क्या पता था कि तुम हमारा नुकसान नहीं, हमारा भला कर रहे हो। मुझे माफ कर दो। और लखन बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम भी पढ़ाई कर सकते हो और मेहनती हो। कोई बात नहीं पिताजी। अरे ये तो शंभू और विजय हैं। ये दोनों फिर से लोगों के घरों में काला रंग पोत रहे हैं। आज मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। आज इन्हें मैं गांव वालों से पकड़वा के ही रहूंगा। मैं अभी जाता हूं और गांव वालों को बुला के लाता हूं। पकड़ो इन्हें। आज ये बच कर नहीं जाना चाहिए। तो तुम दोनों जो हमारे पड़ोसी गांव से हो, तुम अपना गांव छोड़कर हमारे गांव में आकर हमारे गांव के घरों को गंदा करते हो। तुम दोनों ये मत सोचना कि तुम दूसरे गांव के हो तो आसानी से बचकर निकल जाओगे। मैं तुम्हारे गांव के सरपंच से बात करके तुम दोनों को भी सजा दिलवाऊंगा। और तुम दोनों की सजा ये होगी कि कल से तुम दोनों भी लखन के साथ पूरे गांव की साफ सफाई करोगे हर दिन। और जिन जिन लोगों के घरों को तुम लोगों ने गंदा किया है, उनके घरों को भी तुम साफ सफाई करोगे। यही तुम तीनों की सजा है। लेकिन सरपंच जी, शंभू और विजय को तो लखन ने ही पकड़वाया है। लखन की सजा तो आप थोड़ी कम कर सकते हैं। तीनों ने पहले मिलकर तो बदमाशी की थी ना, सजा भी तीनों को बराबर ही मिलेगी। एक बार अच्छा काम कर देने पर थोड़ी ना सजा कम कर देंगे। क्या हुआ बेटा? पता नहीं पिताजी, पैर में जोर से किसी चीज ने जोर से काटा। पिताजी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हाँ रुको बेटा, मैं वैद्य जी को बुलाकर लाता हूं। सरपंच जी, इस अंधेरे में ये जान पाना कि वसुधा बेटी को किस जीव ने काटा है, ये तो बड़ा ही मुश्किल है। अगर थोड़ी ज्यादा प्रकाश होती, आसानी से पता चल जाता कि वसुधा बेटी को किस जीव ने काटा है और उसी हिसाब से इलाज करता। वरना अगर मैं अंदाजे से इलाज करूं तो कहीं गलत इलाज से समय ना नष्ट हो जाए और वसुधा की जान को खतरा ना हो जाए। अब मैं क्या करूं? एक तरकीब है सरपंच जी। सरजू के घर पर बिजली है, वहां चलते हैं। उसके घर पर बिजली कैसे है? वो सब छोड़िए सरपंच जी, और अपनी बेटी की जान बचाने के बारे में सोचिए। हाँ हाँ, चलो जल्दी चलो वहां। अच्छा हुआ कि इस बल्ब की रोशनी में आसानी से और जल्दी से जान पाया कि इसे ना ही बिच्छू ने काटा है, ना ही किसी कीड़े ने। वसुधा को एक जहरीले सांप ने काटा था। अब आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैंने वसुधा का इलाज कर दिया है। अब वो कल तक ठीक हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं आप ना होते तो क्या होता। मेरे से ज्यादा इस बल्ब की रोशनी को लाने वाले को धन्यवाद दो। बिना रोशनी के मैं इलाज ही नहीं कर पाता और पता नहीं फिर आपकी बेटी की जान बच पाती कि नहीं। मैंने यह सभा इसलिए बुलाई है ताकि मैं आप लोगों से माफी मांग सकूं। मैंने जानबूझ के इस गांव की तरक्की को रोक के रखा था ताकि लोग हमेशा गरीब और अशिक्षित रहे।
ताकि मैं आसानी से उन पर राज कर सकूं, उन्हें गुलाम बना सकूं, अपनी मनमानी कर सकूं। लेकिन कल के एक हादसे ने मेरी आंखें खोल दी। कल मेरी बेटी को एक जहरीले सांप ने काटा। अगर सरजू के घर बिजली नहीं होती तो बिना रोशनी के मेरी बेटी का इलाज नहीं हो पाता और मेरी बेटी की जान चली जाती। तो मैं सरजू के बेटे मोहन को धन्यवाद करूंगा कि उसकी बनाई हुई पवन चक्की से जो बिजली बनी, उससे मेरी बेटी की जान बच पाई। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मोहित ने अपनी शिक्षा के दम पर ये पवन चक्की तैयार की, इसलिए इससे मुझे ये पता चला कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है। अब से मैं अपनी बेटी को भी पढ़ाऊँगा और साथ ही साथ इस गांव की हर बेटी की पढ़ाई का खर्च भी उठाऊँगा और मैं मोहित की पढ़ाई का खर्च भी उठाऊँगा। और सरजू के बड़े लड़के लखन को भी मैं गांव के साफ सफाई की सजा से मुक्त करता हूँ, क्योंकि उसने उन 2 बदमाश लड़कों को पकड़वाया। और साथ ही साथ में सरकार को पत्र भी लिखूंगा ताकि सरकार हमारे गांव में बिजली की व्यवस्था कर सके और मैं अपनी तरफ से अपने खर्चे पर मुफ्त बिजली की सुविधा के लिए सोलर पैनल और पवन चक्की लगवाऊंगा।